नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना पार्ट 14। अब आगे कहाँ चले मेरी जान के पौने 14वें हिस्से। गुल ने मेरा डायलॉग मुझ पर ही चिपकाया, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। जवाब में आपके खादिम ने भी उसे एक फिल्मी गाना चिपका दिया। कमाल के बंदे हो, अगर जासूस ही हो तो अब तक तो ये समझ चुके होगे कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। गुल ने मेरी तरफ देखकर एक विषैली मुस्कान फेंकी। बंदे को शौक ही दूसरों की मुसीबत मोल लेने का है। अब देखो, मुसीबत मोल लेने के बाद ही सिर्फ 3 दिन में उस लड़की का पता लगा लिया ना, जिसे मैं दिल्ली से यहाँ तक ढूंढने आया था। इससे तुम्हारी काबिलियत का कोई योगदान नहीं है जानू। तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस ट्रिप का मैंने जिक्र किया था। नहीं तो ज़रा सोचो, जो लोग महीनों से इस सोने की चिड़िया को अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहे थे, वो तुम्हें खुद इस जहाज़ पर आमंत्रित करते क्या? गुल ने नाटकीय अंदाज में अपने सुर बदल दिए थे। मुंबई की सड़कों पर सिर्फ एक तुम ही थे जो चारू के नाम का कोहराम मचाए घूम रहे थे, इसलिए तुम्हें बीच समुद्र में ले आए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई अनुज नाम का बंदा कभी इस जहाज़ पर सवार भी हुआ था। और मुंबई में तो तेरा कोई वारिस होगा ही नहीं, और दिल्ली तक तेरी खबर पहुंचने तक तेरी 13वीं भी निपट चुकी होगी। इस वक्त ये दोनों नामुराद डायलॉग पर डायलॉग मारकर आपके इस सेवक के पिछवाड़े में बत्ती सुलगा रहे थे। एक जान से ज़्यादा तुम लोग मेरी क्या ले सकते हो, और वे भी इतनी आसानी से नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरी कुंडली बनाते हुए पंडित जी मेरे पापा को बताया था कि ये बंदा जब भी मरेगा अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर मरेगा। अब अपन कौन सा डायलॉग मारने में इस कमबख्त मारी गुलनाज से कम थे। इस हाथ में पकड़े हुए खिलौने के बल पर इतना उछल रहे हो तुम्हें बता दूं कि ऐसी 50 पिस्टल इस क्रूज पर तुम्हारी खोपड़ी से सट सकती है। गुल ने इस बार मुझे धमकाने वाले अंदाज में बोला। ये जो मेरे हाथ में है इसका नाम है बाबूरा, और जब ये चलता है तो सीधा करता है सीने में घा। ये बोलकर मैंने अपना पिस्टल सीधा उसके सीने पर रख दिया, लेकिन अभी बाबू ने अपना बहुरूप फिर से दिखाया, और पता नहीं कब उसके हाथ में एक पिस्टल आई और उसने मेरी खोपड़ी में सटा दी। ये साला तो गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी नेताओं का भी बाप था, लेकिन मैं अब न बातों में व्यक्त जाया करना चाहता था और न ही मैं उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका देना चाहता था। इसलिए मैंने पल भर में ही गुल पर एक झपट्टा मारा और उसे पकड़कर अभी के ऊपर धकेल दिया। मेरी इस अचानक हुई हरकत से अभी बौखला गया और उसके हाथ में थमी पिस्तल से एक धमाका गूंजा और उसके साथ ही एक चीख उभरी। मैंने समझा कि यह चीख गुल के चीखने की है, लेकिन मैंने लहरा कर ज़मीन पर गिरते हुए सेलिना को देखा। मैंने एक पल भी न गवाते हुए केबिन के खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और जिस दिशा में मैं उस गलियारे में आया था उसी दिशा में दौड़ लगाया। जैसे ही मैं मोड़ से मुड़ा, मैंने गुल को हाथ में पिस्टल लिए हुए मेरे पीछे आते हुए देखा। मुझे नहीं पता था कि उस जहाज़ में कौन सा रास्ता किधर जाता है, लेकिन फिर भी मुझे जिधर रास्ता मिल रहा था मैं दौड़ रहा था। लेकिन मैं एक समझदारी कर रहा था कि मैं ऊपर की बजाय नीचे की ओर दौड़ रहा था। मैं इस जहाज़ के क्रू वाले हिस्से में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। मुझे अब न अपने पीछे किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आ रही थी और न ही मुझे गुल नज़र आ रही थी। मैं नीचे उतरते हुए जहाज़ के उस सबसे निचले तल पर आ चुका था। उस तल पर जहाज़ का सारी मिशनरी सेटअप था, जहां मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे उस बात का यकीन था कि जहाज़ पर इस वक्त मुझे वो पूरा गिरोह ढूंढने में लग गया होगा। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जितने भी लोग मुझे चारू के दोस्त के रूप में बताए गए थे, वे सभी चारू के इसी किडनैपिंग में शामिल थे।
पता नहीं इस बारे में मुझे जहाज़ के कप्तान से बात करनी चाहिए थी या नहीं। अगर वो इन्हीं लोगों से मिला हुआ होगा तो मैं न 3 में रहूँगा और न 13 में। एक बात और जो मेरे दिमाग में इस वक्त कबूला रही थी वो थी बिना जहाज़ के स्टाफ की मिली भगत के जहाज़ पर इतनी बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार नहीं हो सकता था। इस वक्त आपके इस खाकसार ने अपने दिमाग के अलबस्ता के सारे घोड़े हर दिशा में दौड़ा रखे थे। इतना तो निश्चित था कि अगर मैं इन लोगों के हत्थे चढ़ गया तो मेरी मौत निश्चित थी, क्योंकि ये लोग कोई महज 4-5 लोग ही नहीं होंगे बल्कि पूरा एक गिरोह होगा जिसके आदमियों की संख्या का मैं इस वक्त अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इस वक्त मुझे ताकत या पिस्टल से नहीं, अपने दिमाग के इस्तेमाल से इस लड़ाई में न केवल जीतना था बल्कि चारू को भी इस मुसीबत और इन लोगों के चंगुल से बचाना था। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं गोवा पहुंचने से पहले इन लोगों के हत्थे ना चढ़ूं। इस वक्त मुझे अपने लिए खतरा ज़रूर महसूस हो रहा था। अब मैं कोई फिल्मों का नकली हीरो तो था नहीं कि जो एक अकेला विष पर भारी पड़ जाता। कायदे से तो मैं एक ही आदमी का ही मुकाबला कर सकता था। अगर रागनी की तरह से मुझे भी मार्शल आर्ट आता होता तो मैं 8-10 लोगों का मुकाबला अकेले करने की सोच भी सकता था। रागनी का ख्याल मन में आते ही मेरे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी थी। मैंने तुरंत अपने आसपास नज़र दौड़ाई। वो पूरा एरिया अभी तक सुनसान था। शायद इधर किसी अनजान का आना मना था, या अगर आना मना नहीं भी था तो इधर किसी के आने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अब अपने कदम आगे बढ़ाए और देखा कि उस सबसे निचले तल पर भी काफ़ी केबिन बने हुए थे, लेकिन उन केबिन के साइज़ ऊपर बने हुए केबिन से कुछ ज़्यादा बड़े थे। मैं पूरी सजगता के साथ अपने हाथ में अपने बाबूराव को मुट्ठी में दबाए हुए केबिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक आवाज़ मेरे बढ़ते कदम को रोक दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बंदा जहाज़ के क्रू की वर्दी में था जो इस वक्त मेरे गले में लटके हुए मेरे आई कार्ड को बहुत गौर से देख रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने आया था कि इससे नीचे भी कोई जगह है क्या। मैंने उसे न समझ में आने वाला जवाब दिया। तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग में सिखाया नहीं गया कि जहाज़ के इस हिस्से में आना मना है? वो बंदा अब हल्के से गुस्से में आ गया था। दरअसल मुझे कामरान भाई ने भेजा है, कप्तान से मिलना है मुझे, उसके लिए कोई संदेश है। मैंने बहाना बनाया। मेरी इस बात पर उसने मेरी गहरी नज़रों से देखा। तुम्हें कभी कामरान के साथ तो देखा नहीं है? कौन हो तुम? उसके जवाब ने सिद्ध कर दिया था कि इन लोगों के तार भी कामरान से जुड़े हुए थे। अभी नई भर्ती हुई है, देख लो, भाई का दिया हुआ लाइसेंस भी है। ये बोलकर मैंने अपनी पिस्टल निकालकर उसकी तरफ तान दी। पिस्टल को देखते ही वो बंदा बुरी तरह से हड़बड़ा गया था। इससे मेरे ऊपर क्यों तान रहे हो? वो उसी हड़बड़ाहट में बोला था। तान नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मैं सच में कामरान भाई के साथ ही काम करता हूँ। मैंने अब अपनी पिस्टल को वापस अपनी जेब में रखते हुए बोला, चलो मैं कप्तान साहब से आपको मिलवा दूँ। ये बोलकर अब वो बंदा निडरता के साथ मुझे रास्ता दिखाने लगा था। मैं अब जहाज़ के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां से मुझे पूरे जहाज़ का संचालन किया जाता था। उस बंदे ने मुझे उस केबिन के बाहर ही रुकने के लिए बोला और ख़ुद वो अंदर चला गया। मैंने उस केबिन में लगे हुए छोटे से शीशे से अंदर झांका। उस बंदे ने अपनी जैसी ही ड्रेस पहने हुए दूसरे बंदे को कुछ बोला। वही शायद उस जहाज़ का कप्तान था। उसने हैरानी से उसे पहले वाले बंदे को देखा और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसने शायद कामरान को ही फ़ोन मिलाया होगा। जैसे ही मैंने उसे फ़ोन का नंबर मिलाते देखा, मैं उसी वक्त अपनी जगह छोड़ चुका था। मैं लगभग दौड़ते हुए उसी तरफ बढ़ने लगा जिस रास्ते से मैं आया था। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि करीब 4-5 लोगों के कदमों की आवाज़ मुझे आती हुई सुनाई दी।